नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक क्यूआर कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हिमांशु जी, आपको देख के हमारे एक दो दर्शक तो स्टॉक मार्केट की बात करने लगे। उनको लगा हिमांशु जी आए तो स्टॉक मार्केट में आज थोड़ा रिकवरी हुई है, लेकिन फिर भी मैं एक दो चीजें और जरा आपसे पूछने से पहले, एक विवेक जी ने एक बात कही थी चीता वाली बात का मेरे पास जो कुछ लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है। हमारे कुछ साथी भी उसमें पंडित जी को लाते हैं, जोशियों को। उसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये चीता का जो सनक की हद तक जिद है, उसका कोई पंडित जी से लेना देना। वो शनि भारी है तो हम और आप शनि को, वो कहते हैं पंडित जी तो कहते हैं कि काली दाल उड़द कर दो, कोई कहता है काला कपड़ा दान कर दो, कोई कहता है तवा दान कर दो, कोई कहता है ताला दान कर दो। अब बड़े आदमी है तो उनसे कहा गया है कि आपको ये चीता लाना है और चीता को पोसना है। और वो अब ये बताया जा रहा है कि साउथ हेमिस्फीयर से नैरोबी और नहीं, नामीबिया और वहां नैरोबी या नामीबिया जहां से भी आ रहे, तो साउथ अफ्रीका वाले चीते यहाँ के, अब वो कीनिया से ला रहे हैं। अब वो कीनिया या कहीं से, हाँ कीनिया से साइन हो रहा है और वो टीम चली गई है। वो उसके लिए भी कई 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। चीते यहाँ मर रहे हैं। अब एक मैं सिर्फ दर्शकों को बता दूं, कूनो जो ओरिजिनल घर है तेंदुओं का, अब तेंदुओं को हटाने की मुहिम चल रही है कि तेंदुओं को वहां से हटाया जाएगा, क्योंकि तेंदुए जो चीतों का खाना खा जाते हैं, जो चीतों के लिए खाना दिया जाता है, वो तेंदुए खा जाते हैं। खैर, मैं हिमांशु जी, पहली चीज तो ये कि ये सारा कुछ जो मोदी जी कर रहे हैं उससे गुजरात का एक्चुअल डेवलपमेंट, क्योंकि आज भी देश का 1 या 2 या 3 नंबर पे, जो मेरी समझ है, पे वो नहीं है। गुजरात की हिस्ट्री, हिंदुस्तान का पहला बंदरगाह आज से 1000 साल 2000 साल पहले, इट वॉज गुजरात ओनली, इट सूरत, इट वॉज दी जो बंदरगाह था इस देश का। लेकिन जो एक प्राइमरी वो होना चाहिए था, वो आज शायद हम स्लिप अप कर गए हैं। और गुजरात का मूल रूप से, गुजरात के पिछले 10 साल में मोदी जी की वजह से जो एक मैं उसको बदनामी कह लीजिए, वो इलविल जनरेट हो गई है। इट इज इंस्टेड ऑफ अ गुडविल, इलविल हैज बीन जनरेटेड। मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, मैं नौकरी करता था और वो फैक्ट्री के बाहर उसको काबुली वाला बोलते थे। ये जो अफगानिस्तान के वो सब पहन के आते थे, और उनकी गुडविल इतनी ज्यादा थी। उनका ये था कि भाई वो पैसा तुरंत देते हैं, लेकिन तनख्वाह वाले दिन वो वर्कर्स के लिए वो सब पैसा। somehow गुजरात has earned a lot of ill will in last 10 years। मुझे जरा एक दो चीजें, ये जो नया आज जो हो रहा है उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये क्या है, इसको बताइए। और थोड़ा हमारे दर्शकों को, जो गिफ्ट सिटी थी जिसपे मेरे बहुत से दोस्तों ने पैसा लगाया लखनऊ में, और उस समय सब कहते थे वहां लगा दो वहां लगा दो। अरे वो तुम जानते नहीं हो, मोदी जी आ गए हैं गिफ्ट सिटी में, वो जो 60 लाख है वो 6 करोड़ हो जाएगा 2 साल में। वो गिफ्ट सिटी कहां पे है वो जरा बताइएगा। उसका भी हाल क्या स्मार्ट सिटी टाइप हो गया है या समथिंग इज हैपनिंग? और अभी जो ये जो असेंबली लाइन बनी है, ये उसका ये व्हाट द होल थिंग इज फाइनल असेंबली लाइन है क्या, हिमांशु जी? नमस्कार पब्लिक इंडिया के दर्शकों को, आपको सभी वरिष्ठ पैनल को। देखिए, गुजरात की जो ग्रोथ स्टोरी की बात है, आपने सही कहा कि पहले हजारों साल पहले, और अगर आप सिविलाइजेशंस में जाके देखेंगे तो लोथल और इन सब जो शहर है वो गुजरात में ही थे। तो गुजरात की मतलब ग्रोथ स्टोरी ऐसा नहीं है कि कोई आके करके चला गया। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तब तक गुजरात जो है वो मुंबई महाराज्य का हिस्सा था। 1960 में जब गुजरात अलग हुआ, तब इंडस्ट्रियल इंडेक्स में गुजरात जो है वो 90वें स्थान पर था। भारत का जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स होता है उसमें 90वें स्थान पर था। करीबन 30 साल में, यानी कि 1990 तक, 1960 से 1990 तक 30 साल का ये सफ़र है, उसमें गुजरात ने स्केलिंग किया और वो 90वें स्थान में से दूसरे स्थान पे आया। और जो ग्रोथ आई उन दिनों में, वो ज़्यादातर जो ग्रोथ आई वो
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस और मीडियम सेक्टर के जो एंटरप्राइजेस थे उनकी वजह से आई। और हर एक जगह पे क्लस्टर्स थे। अब मान लीजिए सूरत में टेक्सटाइल का क्लस्टर था, एमएसएमई एसएमई का था, यहाँ राजकोट में डीजल इंजन का काम होता था, मोरबी में जो है वो टाइल्स का, मतलब उस जमाने में ग्लेस टाइल्स हुआ करती थी और रूफिंग टाइल्स का काम था, तो क्लस्टर्स थे। जामनगर में ब्रास पार्ट का काम था, बगसरा में इमिटेशन ज्वेलरी का काम था। तो क्लस्टर्स में ये काम होता था, छोटे छोटे कारखाने होते थे, स्थानिक उद्योग, स्थानिक मतलब रोजगारी मिलती थी। अब उन दिनों में क्या हुआ, 70 और 80 के दशक में मतलब पानी की किल्लत है, स्केर रेनफॉल की वजह से, स्कैरसिटी की वजह से अमरेली और भावनगर से लोग माइग्रेट होकर सूरत गए और सूरत में इन्होंने डायमंड पॉलिशिंग का काम शुरू किया। तो बॉम्बे के मुकाबले सूरत में जो मजदूरी थी वो कम थी। तो आज हालात ये है कि दुनिया के 10 में से 8 हीरे जो पॉलिश होते हैं वो सूरत में होते हैं। तो इसमें कहीं पे भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। लोग अपने रोजगार ढूंढने के लिए गांव से शहरों में आए, अपना काम किया, अपने क्लस्टर्स में काम किया। और इसके चलते क्या हुआ, छोटी छोटी जो मतलब कंपनियां थी, एसएमई एमएसएमई, वो उन जमाने में स्टॉक मार्केट में नहीं लिस्ट हो सकती थी, उनकी कैपेसिटी नहीं थी। तो अलग अलग शहर में कोऑपरेटिव बैंकिंग सेक्टर का पूरा मॉडल आया। उसकी वजह से क्या हुआ कि छोटे छोटे रेडी रेकड़ी वालों ने रोज के 10 रुपये 5 रुपये 50 रुपये डालना शुरू किया और वो पैसा इंडस्ट्रीज में टर्न आउट हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर की समस्या थी, पानी की किल्लत थी, स्कैरसिटी थी, नर्मदा का पानी तब था नहीं। तो इसकी वजह से वो इंडस्ट्रियल हब्स बने और इंडस्ट्रीज और साथ साथ बेसिकली एग्रीकल्चर थोड़ा अपने तरीके से, सर्विस सेक्टर उस जमाने में इतना था नहीं, कोई बड़े कॉरपोरेट घरानों के कारखाने यहाँ पे नहीं थे। तब मात्रा और मात्रा अगर हम देखने जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओएनजीसी का, आईपीसीएल का एक प्लांट, टाटा केमिकल्स का जो नमक का कारखाना मीठापुर में वो था, एसीसी का ग्रुप की कुछ 3 कंपनियां थी। तो यही इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी गुजरात की। और जो अहमदाबाद में मिले थी थोड़ी बहुत, आई मीन कॉटन की, मानचेस्टर कहा जाता था अहमदाबाद को, लेकिन 70-80 के मध्य दशक में वो भी सब खत्म हो गया था। तो कुल मिला के अगर हम देखने जाए तो छोटे छोटे कारखाने, और खास करके महाराष्ट्र में जो समस्याएं थी यूनियंस को लेकर, दत्ता सामंत की जो यूनियन बाजी थी और उसकी वजह से जो स्ट्राइक्स वहां पे होती थी, तो ज्यादातर जो कारखाने आए वो साउथ गुजरात में आए। इसलिए आप देखेंगे सूरत से लेके अहमदाबाद तक का जो कॉरिडोर है उसे गोल्डन कॉरिडोर कहा जाता था। बहुत सारे केमिकल्स के कारखाने वहां पे खास करके लगे। हजीरा में रिलायंस का प्लांट उन जमाने में लगा। डॉक्टर जयनारायण व्यास जो आपके पैनल पे आते, वो उन जमाने में इंडेक्स बी के ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे। आधे घंटे में पूरा रिलायंस का जो जमीन था हजीरा का, वो उन्होंने क्लियर कराया। बहुत सुनने लायक स्टोरी है, कभी उनसे उनके ऊपर भी बात कीजिएगा। तो गुजरात की जो ग्रोथ थी वो इस वजह से आई। अब आते हैं हम 1993 के बाद, तब जाके ये बड़े बड़े कारखाने, खास करके रिलायंस का जामनगर का प्लांट, एसआर का जो अभी प्लांट है जामनगर, अभी देवभूमि द्वारका जिला में चला गया है, पोर्ट का जो सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ, आई मीन मुंद्रा पोर्ट, खास करके कंडला तो था, कंडला तो आज़ादी के समय का पोर्ट था, नेहरू जी ने उसकी मतलब फाउंडेशन स्टोन वगैरह रखी थी। तो कंडला तो आज़ादी के समय का पोर्ट था। और उस टाइम पे वो स्मार्ट सिटी की अगर हम बात कर रहे हैं जो आजकल, तो स्मार्ट सिटी उस टाइम में आदिपुर था। आदिपुर, गांधीधाम, कंडला पूरा एक स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के तौर पे बसा था। सिंधी लोग जो आए थे, तो सिंधु रीट सेटलमेंट कॉर्पोरेशन जिसमें अडवाणी जी भी थे, तो उन्होंने पूरा वो वहाँ पे बसाया था। और एक भाई प्रताप करके थे, उन्होंने मतलब वहाँ पे एक पूरा शहर बसाया, सब कुछ किया। तो ये सब उस जमाने में हुआ था। गुजरात तब से था। और हालांकि ये कंडला ऐसा बंदरगाह था जो नॉर्थन हिंटरलैंड की ट्रैफिक सर्व करता था, तो इसकी वजह से गुजरात के कनेक्टिंग रोड्स खास करके नॉर्थन हिंटरलैंड से बहुत अच्छे थे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा था। लेकिन नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद गुजरात में उन्होंने गुजरात की जो ब्रांड थी, मतलब नमक सबसे ज्यादा बनाते हैं, पोर्ट्स का ये कारोबार संभालते, ये करते हैं, उसको मार्केट करना शुरू किया पूरी दुनिया को। और तब जाके खास करके जो सिंगूर में से जो प्लांट माइग्रेट हुआ टाटा का, हालांकि टाटा उस टाइम पे हर जगह पे स्काउट कर रहा था, कर्नाटका में भी गया था, तमिलनाडु में भी गया था, लेकिन गुजरात के चांसेस कंपैरेटिवली अच्छे थे। तो गुजरात में टाटा नैनो है और उसकी वजह से थोड़े ऑटो रिवॉल्यूशन की और ये सब बातें, और बाद में कारखाने आने शुरू हो गए। और आज जो प्लांट का, जो टाटा का जो प्लांट था बड़ोदरा में, जहां से ये पूरा का पूरा किया गया है एयरक्राफ्ट का और बाकी का मैन्युफैक्चरिंग का, तो ये चलता रहेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरा बहुत क्लियर मानना है कि गवर्नमेंट अगर आप कल को बोलेगी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को आप यहाँ पे कारखाना डाल दीजिए, तो ऐसे होता नहीं है। ये क्यों नहीं होता है ये भी मैं आपको बताऊं। मारुति का जो कारखाना यहाँ पे लगा था, उसमें जिस तरीके का ड्यू डिलीजेंस रहा था, 2-3 साल तक मीटिंग्स होती रही,
ओसामू सुजुकी जो मारुति सुजुकी के जो जापान के पार्टनर आए थे वो सब यहाँ पे देख के गए थे। आरसी भार्गवा ने देखा था, और आरसी भार्गवा को सबसे पहले मैंने एयरपोर्ट पे ट्रैक किया था। मैं पहला पत्रकार था जिन्होंने पूछा था कि क्या संभावनाएं दिख रही है, तो उन्होंने कहा कि ये एक तरीके से एक मैच मेकिंग जैसा मीटिंग, हम सोचेंगे समझेंगे, हम पूरी दुनिया में कार्स की डिमांड को समझेंगे, हम यहाँ से इंजिन्स बनाना चाहते हैं जो हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसका क्या डिमांड रहेगा, आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी किस तरीके से रोल प्ले करेगी, क्योंकि उन दिनों में बात ई व्हीकल्स की आ रही थी। तो बोले ये सब हम देखेंगे और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। तो एक बहुत ही बड़ा ड्यू डिलीजेंस ऑलमोस्ट 3 साल का चला, और उसके बाद ये कारखाना उसकी मतलब नींव रखी गई और ये शुरू हो गया, और यहाँ से अभी प्रोडक्शन होता है। हालांकि टाटा नैनो का हालत ये हुआ कि टाटा नैनो के लिए कारखाना बनाया गया, लेकिन नैनो का मैन्युफैक्चरिंग बाद में बंद हो गया क्योंकि वो कार ही नहीं रही मार्केट में, तो वहां से दूसरी कार्स बनती है। तो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट को बोलेगा कि यहाँ पे कर दीजिए, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या है, कंपेरेटिव कॉस्ट ऑफ लैंड अगर आप देखने जाएंगे, नासिक में हो या औरंगाबाद में हो या साउथ में तमिलनाडु में हो या कर्नाटका में हो कंपैरेटिवली, और अगर गुजरात में आप देखे जाए कंपैरेटिवली कॉस्ट ऑफ लैंड थोड़ी कम रहती है। मैन पावर नहीं था, तो मैन पावर के लिए जिस तरीके से इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो खड़ा कर दिया गया है, एक तरीके से प्राइवेट सेक्टर को जो उसमें लाया गया है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज वगैरह, तो वो भी मिल रहा है अभी धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं वो एक ब्रिज बिल्डिंग जो था, इंडस्ट्रिया एकेडमी का जो गैप था, वो पिछले 20 साल में मानता हूं गुजरात में उसके लिए बहुत अच्छी मतलब मेहनत की गई है, मैन पावर एक्वायर मतलब मिल जाए उसके लिए। इसी वजह से आप देखिए आईटी में गुजरात पीछे रह गया था, क्योंकि आईटी में क्या था कि जो कंपनियां थी इन्फोसिस वगैरह, जिस तरीके से वो कर्नाटका में और वहां पे गई, क्योंकि इंजीनियरिंग टैलेंट, इंग्लिश स्पीकिंग टैलेंट जो कि कॉल सेंटर्स वगैरह में, तो वो यहाँ पे नहीं था। तो इसकी वजह से गुजरात है मिस द आईटी बस। अब वो जो आईटी बस मिस होने का जो इनके ऊपर वो था, इसकी वजह से जो आपने सवाल किया उसके ऊपर मैं आऊंगा, गिफ्ट सिटी। तो गुजरात इसकी ताकत क्या है, तो बोले फाइनेंशियल अकाउंटिंग वगैरह में बड़े वो अच्छे होते हैं नंबर्स में, और इसके जो सबूत है वो हिस्ट्री में मिला है कि गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर के गांव थे, तो गुजरात के गांव में लोग जो है उनको पाड़े आंकड़े पढ़ाए जाते थे बॉर्डर के गांव में, और महाराष्ट्र के बॉर्डर के गांव में भाषा पे पकड़ थी, कविता भाषा इन सब चीज़ों पे था। तो हमेशा गुजराती इसका एक फाइनेंशियल वो रहा है, और इसकी वजह चलते मतलब एक इन लोगों ने प्रोजेक्ट आईएलएफएस के साथ किया। हसमुख कटिया जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीएसटी के टाइम पे, उनका ये ब्रेन चाइल्ड था, और बाद में नरेंद्र मोदी ने आके उसको बड़े पैमाने पे इसको लाके यहाँ पे रख दिया। हालांकि गिफ्ट सिटी में हालात अभी ये है कि गिफ्ट सिटी में लैंड फ्री होल्ड कर दी गई है, तो गिफ्ट सिटी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनकी लैंड की भाव अभी टूट रही है। हालांकि इतनी नहीं टूटी है, लेकिन नफे में नुकसानी जैसा माहौल है, और उसके चलते लिकर पॉलिसी वगैरह सब कुछ हुआ, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी आ रहे हैं, गूगल भी आ गए हैं वहाँ पे, बहुत सारे नेशनल इन्वेस्टर्स भी है, एक्सचेंज चल रहा है 22 घंटे पूरा, ये सब चल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा है। लेकिन वो जिस लेवल पे, जिस पैमाने पे उसको मार्केट किया गया था, उस लेवल पे ये सब नहीं जा रहा है। तो क्लियर बात है कि इंडस्ट्रियलिस्ट वहां पे जाएगा, उसको जहां पे फायदा दिखेगा। दूसरी पोर्ट की कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब मुद्दों को लेके पावर में सरप्लस स्टेट है, तो इसकी वजह से ये इंडस्ट्रियलिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं। और बाकी बहुत क्लियर है, सिंगल विंडो क्लियरेंस और जिस तरीके से इंडस्ट्रियल लैंड मुहैया की जाती है, कराई जाती है इंडस्ट्रीज को, तो उसकी सहूलियत की वजह से ये लोग यहाँ पे आते हैं। रतन टाटा, स्वर्गीय रतन टाटा ने 2009 की जो वाइब्रेंट गुजरात की समिट थी, सॉरी 2007 की वाइब्रेंट गुजरात की समिट थी, उसमें क्लियरली एक खुले मंच से उन्होंने कहा था, और उनका जो स्टेटमेंट था वो हेडलाइन बना था हर एक न्यूज़पेपर में, इट्स स्टूपिड इफ यू आर नॉट इन गुजरात। अब वो उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि जब सरकार आपको इतना फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से ही दे रही है तो आप क्यों नहीं आते हो, उसका कहने का तात्पर्य ये था। और 2007 का जो वाइब्रेंट गुजरात था, 2005 के जो वाइब्रेंट गुजरात और 2003 से शुरू हुआ, लेकिन 2002 में रतन टाटा ने क्रिटिसाइज किया था मोदी को। उसके बाद सीआईआई के वो जिस तरीके से हेड बने थे और उनको इन्विटेशन मिला था, 2007 के साइंस सिटी के वाइब्रेंट गुजरात, जहां पे मैं कवरेज करने के लिए भी गया था बिजनेस स्टैंडर्ड की तरफ से, तो उन्होंने ये कहा था इट्स स्टूपिड इफ यू आर नॉट इन गुजरात, और वो सब अखबारों की हेडलाइन भी बनी थी। तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल सिनारियो, और उसी में अगर आप रतन टाटा का स्टेटमेंट 2007 का लेके देखेंगे, तो रतन टाटा का मतलब टाटा ग्रुप का सबसे पुराना एंटरप्राइज टाटा केमिकल्स मिठापुर में, बहुत ही दूर दराज का गांव है, यहाँ लास्ट स्टेशन वहां से ओखा है 10 किलोमीटर, बाद में समंदर आ जाता है, गाड़ी भी नहीं जाती आगे, तो वो दूर दराज का गांव। उसके बाद टाटा ग्रुप का टाटा नैनो का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद अगर आप ये देखने जाए तो डिफेंस का जो इन्वेस्टमेंट है वो, और वो उन्होंने गुजरात में इसीलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट ने उस तरीके से उनको
जो भी मतलब रियायत देनी थी या जो भी करना था उस तरीके से दिया है। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो वो भी मतलब एक सब जगह पे जाके वो दूध भी, वो बोलते हैं कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक पे पीता है। तो सिंगूर वगैरह में जो हुआ था उसके बाद उस तरीके से उन्होंने ये डिसीजन लेके यहाँ पे आए। तो गुजरात कारखाने लेके जा रहा है, ये जो एक नैरेटिव हमेशा चलता है कि महाराष्ट्र से लेके आए, यहाँ से लेके आए। आते कारखाने तभी है जब उनको लगता है कि उनको यहाँ आने का कोई फायदा है। अगर उनको लगेगा महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र, आज एप्पल या फॉक्सकॉन जैसी कंपनियां यहाँ पे नहीं आती है, वो कर्नाटका में ही है, वो तमिलनाडु में ही है, क्योंकि यहाँ पे उस लेवल का इकोसिस्टम नहीं है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में, और मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर अभी सब ऑटोनोमस हो चुका है, तो मैन पावर की इतनी जरूरत नहीं रहती है, जमीन सस्ती मिल जाती है, टेक्नोलॉजी में आप इन्वेस्ट कीजिए। तो इस वजह से ये कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर आप बात करेंगे तो आती है। सर्विस सेक्टर में इतना बड़ा अभी फिलहाल जो बैंगलोर हुआ है 5,000 आईटी कंपनियां, या हैदराबाद हुआ है, या पूना हुआ है, या गुड़गांव हुआ है, या आप देख लीजिए बॉम्बे जिस तरीके से फाइनेंशियल उसमें हुआ है टेक्नोलॉजी में, उस लेवल का फिलहाल गुजरात में नहीं, और गिफ्ट सिटी उस दिशा में जाने की बात कर रहा है। तो गुजरात की ओवरऑल हिस्ट्री मैंने आपके इस 2 सवाल में कह दी कि गुजरात कल का कोई खड़ा हुआ स्टेट नहीं है। गुजरात खड़ा था, जो भी इंडस्ट्रियल माइग्रेशन हुआ, यूनियन बाजी की जो प्रॉब्लम थी नेबरिंग स्टेट से, उसकी वजह से हुआ है। आज बतौर बात यह आ रही है कि गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र वर्सेस गुजरात, या गुजरात वर्सेस अदर स्टेट। लेकिन कारखाने हैं, सर्विस सेक्टर में जिस तरीके का ग्रोथ आना चाहिए वो धीरे धीरे आ रहा है। गिफ्ट सिटी वगैरह उस लेवल का, जो बैंगलोर वगैरह है उस लेवल का पुल आउट अभी तक नहीं हुआ है। नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा, देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे, और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।